स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे सीवीड बायोफ्यूल वर्सेस मैजिकल बुलशिट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम है क्या जो हम लोग को सीवीड बायोफ्यूल का ही जरूरत है। वो इसलिए कि हमारा पोर्टेबल एनर्जी डिमांड बहुत हाई है। पोर्टेबल एनर्जी डिमांड का मतलब होता है कि कोई चीज चल रहा है और उसमें आपको देना है और उसके पास आपके पास कोई इजी कनेक्शन नहीं है। जैसे कि अगर रेलवे का कोई रिमोट लोकेशन है जहाँ पे ट्रैक्स हैं लेकिन उसमें वायर नहीं है, तो वहां पे आपको पोर्टेबल एनर्जी। प्लेन चलाना है, किसी चीज से नहीं छू रहा है, उसको ये पोर्टेबल एनर्जी चाहिए। बोट्स चल रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं है, आपको पोर्टेबल एनर्जी चाहिए। तो ये सब करने के लिए हम लोग कुछ फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। किरोसिन का ही मतलब कुक करके आप उसे ये बना सकते हो जेट फ्यूल। फिर एलपीजी और आपका हेवी फ्यूल ऑयल जो कि आपका शिप्स में इस्तेमाल होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग काफ़ी एनर्जी खाते हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा कितना एनर्जी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझिए कि 80% ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब आपने क्रूड ऑयल निकाला, एक बैरल बैरल में नापा जाता है, उसका 80% आपका यूज़ होता है इस तरह की चीज़ में। अब बाकी का सारा चीज़ जैसे आपका टार हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब बहुत सारा नेफ्थलीन, बहुत सारा चीज़ निकलता है जो अलग यूज़ होता है। एनर्जी रिलेटेड 80% होता है, उसमें यही सब मेन कंपोनेंट है। थोड़ा इधर-उधर भी है बट मेन कंपोनेंट आपका ये है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, हेवी फ्यूल ऑयल। तो ये सब निकलता है। और एक बैरल में कितनी एनर्जी होती है, मतलब अगर उसे आप बैटरी के तौर पे देखें, केमिकली कितना एनर्जी होता है, 1.2 मेगावाट आवर। और मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मतलब हम लोग एज ए एनर्जी यूज करते हैं, बाकी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और हम लोग कितना खाते हैं, हम लोग खाते हैं 103 मिलियन बैरल पर डे। और ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग गजब सा उटपटांग सा बात बोलने लगे कि अच्छा ये लोग स्टोर करते हैं, नहीं, डेली कंजम्पशन होता है। अगर देश का सही में रोक दिया जाए कि मतलब जैसे इंडिया का ही आप लीजिए, और एक भी बाहर से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे, एक दो दिन के अंदर ही हमारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। और वो भी सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, प्राइस बैलेंस करने के लिए। हम लोग का कंजम्पशन डेली है। और ये मैं क्लियर करता हूँ, हर जगह का वही हालत है। बहुत फ्यूल हम लोग खाते हैं। और उसका अगर आप 30% लेते हो, यानी कि 103 मिलियन बैरल पर डे जो हम गट के हैं 2024 का ये एवरेज है, उसका आप सिर्फ 30% करो, जो कि एक्चुअली जैसे कि हैवी फ्यूल ऑयल सबसे एफिशिएंट चलता है। और इसलिए नहीं कि फ्यूल अच्छा है, इसलिए कि जो इंजन में चलता है वो बेस्ट होता है, वो इंजन 50% एफिशिएंट चलता है। आपका केरोसिन जेट इंजन सब में वो भी काफ़ी एफिशिएंट होता है। डीजल काफ़ी एफिशिएंट है, पेट्रोल सबसे कम एफिशिएंट होता है। एलपीजी अगर पावर प्लांट में चल रहा है और खासतौर पर कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट है, तो वो 50-60% से ऊपर चल रहा होगा। तो इसीलिए 30% मानना कंजर्वेटिव है और रियलिस्टिक है। आप मतलब थोड़ा अप डाउन कर सकते हो लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उससे कितना एनर्जी की बात हो रही है, वो बात हो रहा है आपका 37,080 गीगावाट आवर पर डे। इतना इलेक्ट्रिसिटी हलवा नहीं, ये 1.5 टेरावाट का प्रोडक्शन है। और बाय द वे काफी लोग कहेंगे ये उतना बड़ा परसेंटेज नहीं है। अब बात ये समझिए कि एलपीजी जो निकल रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और नेचुरल गैस भी होता है बाय द वे क्रूड ऑयल में, और बहुत सारा गैस वेल है, वो उसी के भरोसे आपका बिजली इतना आ रहा है। या तो आप कोयला जला रहे हो या तो नेचुरल गैस जला रहे हो। तो घूम फिर के ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ा एनर्जी हमारे पास है सिर्फ फॉसल फ्यूल के चलते। तो अभी के टाइम में मतलब कि मैं ऑप्टिमिस्टिकली बताऊं पूरा प्लेनेट का, इसलिए मैं छोटे छोटे यूरोपियन देश का डेटा देख के नहीं आप लोगों को उछलाऊंगा, क्योंकि वो बेवकूफी वाला बात हो गई। ये ऐसी बात हो गई, अरे चूहा के बॉडी में क्या काम कर रहा है, भैया हाथी का बॉडी देखो। चूहा का बॉडी अलग होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, उसमें बहुत सेल्स भी नहीं है जितने ऑर्गन्स बाकी सब वाले में आ जाते हैं। मतलब आप समझिए स्केल करने में बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे कि चाइना में आप थ्री गॉर्जस डैम एक कोने में बनाए, उसको सबसे दुनिया का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन डाला गया है 12 किलो वोल्ट का। 12,000 किलो वोल्ट का। इंडिया में 800 केवी का लाइन चल रहा है, वहां पे 1200 केवी का लाइन चल रहा है, और वो अराउंड आपका 12 गीगावाट इधर से उधर करता है। वो ट्रांसमिशन लाइन यूरोप के देश को आर पार चला जाएगा, उतना लंबा ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकली बड़ा करते हैं या बड़ा देश की बात करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। इसीलिए छोटे छोटे देश का देख के मत सुन लिया कीजिए अरे उन्होंने कर लिया, इसलिए वैसा कभी नहीं होता है। और जैसे ही आप यूरोपियन के कोई छोटे छोटे देखे, आधा सीधा होगा कि अरे भैया इनका सारा मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं और से हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो माइनिंग का वो सब पोल्यूशन इनको नहीं मिल रहा है, वो दिखा दे रहे देखो हमारा तो क्लीन है। इसलिए सर आपका टॉयलेट इधर उधर आप शिफ्ट कर दिए हो, लूज मोशन इधर उधर कर दे रहे हो, इसलिए लग रहा है कि सही है। आधा से ज्यादा तो आप अफ्रीका से ला रहे हो।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्लैनेट का देखिए पूरा ये क्या हो रहा है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ-कुछ देश को आप साफ़ कर दें तो पूरा 100%, वो तब भी मारे जाएँगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक है, एटमॉस्फेयर इक्वलाइज़ कर देगा। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए ऑयल पे ध्यान दीजिए, बाकी सारा चीज़ हुलू-लुलू, ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट। और ऑयल में हम लोग सिर्फ़ एक बार थोड़ा-सा डिप मारे थे, वो 2020 ये 1 में समझ लीजिए, 2022 में जब पैंडेमिक हुआ था, थोड़ा-सा डिप पड़ा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी के टाइम में ऑप्टिमिस्टिकली मैं बात करूं तो 30 टू 40% ग्रिड रिन्यूएबल सोर्सेज पे चल रहा है। और इसमें भी अभी हम लोग ढंग से रिन्यूएबल नहीं है, मेजॉरिटी रिन्यूएबल्स इसका है हाइड्रो डैम का, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? आप खुद ही देख लीजिए ना, कौन सा हाइड्रो डैम बचा है जिसका पीछे का रिजर्वायर सेम लेवल पर रहता है साल भर। देखिएगा, और रेन में जब एकदम ओवरफ्लो होने लगता तब का डेटा मत देखिए, ओवरऑल देखिए। और बहुत सारे हाइड्रो डैम का ये आउटपुट हो गया है, क्या बोलते हैं, मतलब ड्यूटी साइकिल घट गया है, यानी कि वो हर टाइम फुल पावर पे नहीं चल पा रहा है, वहाँ सब दिक्कत होता है। तो रहा बात की, तो सीवीड कैसे बचा सकते हैं? सीवीड को चाहिए 2 चीज़, समुंदर का एरिया चाहिए और सन चाहिए। हम लोग एनर्जी उसमें नहीं डाल रहे हैं, हम लोग उसमें कुछ खास भी नहीं कर, मतलब ऑब्वियसली आप स्ट्रक्चर बनाओगे, और वो भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि बुई है, रोप्स हैं, ज़्यादा कुछ फचांग वाला चीज़ नहीं है। आपको सन चाहिए, सनलाइट मेन एनर्जी सोर्स है, और आपको आउटपुट फ्यूल मिलेगा। फ्यूल क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि ये बना होता है लिपिड। अगर आप लिपिड का कभी केमिस्ट्रिकल फॉर्मूला देखेंगे, ये हाइड्रोकार्बन ही है। और आप बाकी सारा चीज़ भी देखिएगा, सेल्यूलोज ये सब जो है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। पूरा प्लांट का मतलब खासतौर पे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं, आपका एल्गी हो जाए या थोड़ा-सा केल्प हो जाए, वो सब में मेजॉरिटी चीज़ कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से। वो सन की एनर्जी का इस्तेमाल करके मैटर निकाल रहा है एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, कुछ-कुछ केसेस में ऑक्सीजन को बाँध के रखता है। ये जनरली बाहर निकाल देता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बाहर निकालता है, कार्बन लेता है, पानी लेता है, पानी से ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन की शादी कराते हैं। पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही बनता है। इसीलिए जब भी आप कभी पेड़ लगाते हैं तो पेड़ कहाँ से आ रहा है? कभी मिट्टी तो नहीं घट रहा है ना, तो ये 100 किलो का पेड़ कहाँ से आ गया? 1000 टन का पेड़ कहाँ से आ गया? वही वाला बात समझना बहुत सही है। ये एटमॉस्फेयर से सारा निकाला, पानी से हाइड्रोजन निकाल लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से आपका कार्बन निकलता है। फिर उसकी शादी करके अलग-अलग, मतलब मेजॉरिटी आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे ही बना होता है। हाँ, हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फचांग वाला चीज़ है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी हो जाए या केल्प हो जाए, वो पूरा का पूरी हाइड्रोकार्बन ही है। थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर चीज़ है, लेकिन मेजॉरिटी यही मिलेगा। इसीलिए ये सब का यील्ड, मतलब कि मैं आपको 1 स्क्वायर हेक्टर दूँ, उसको आप किसी भी क्रॉप से कंपेयर कीजिए, चाहे वो आपका शुगरकेन हो, कॉर्न हो, सोयाबीन हो, हरसई हो, दीर्घई हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ फिजिक्स के अंदर आपको ये एट लीस्ट मतलब आप बहुत ही गंदा आपका मार्क 1 प्रोडक्ट है, आप ये 5x ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँगे। और जो वहाँ पे ढंग से रिफाइनमेंट करके चलेंगे, आप आराम से 10x, तो मतलब सर, हाँ, मतलब शुरू में ऑब्वियसली कचरा ही होगा। धीरे-धीरे आप 10x तक आ सकते हैं। मतलब ज़मीन से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और आपके पास दोनों की कमी नहीं है, ना तो सनलाइट पे कोई टैक्स लग रहा है, ना समुद्र पे कोई लग रहा है। मतलब गवर्नमेंट लगाना चाहे तो लगा सकती है, बट दैट्स स्टूपिड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम वही है कि एक-एक बैरल में जितनी एनर्जी है, उतना के बारे में हम लोग बात भी नहीं कर सकते हैं, और जितना हम लोग खपा रहे हैं पर दिन, वो बहुत हाई है। इसीलिए इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये नासा का, आप इसरो का भी निकाल सकते हैं, गुड लक विद दैट। उसमें आप पीपीएम देखिएगा कि CO2 का है, प्लैनेट वाइड हर जगह हर सेंसर लगाए गए हैं, सब में आउटपुट यही आ रहा है। वो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब कि हम लोग काउंट करना ढंग से समझिए, 360 पीपीएम से शुरू किए थे, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं 420 से ऊपर। ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी से हम लोग कन्फर्म हो रहा है कि जो ऑयल जला रहे हैं वो CO2 में आ रहा है। और इसका जो मतलब बहुत अच्छा सा रिफाइंड डेटा है, उसमें तो वो भी दिखा कि पैंडेमिक का डिप है। तभी हम लोग को पता है कि हमारे खुद से ये अगर 600-700 तक पहुँचने लगा, हो जाएँगे। तो प्रॉब्लम है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इतना CO2 हम लोग नहीं डाल सकते, और हमारे पास कोई ईज़ी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा डिमांड बहुत भारी है। आपको पेट्रोल सबसे आसान है हटाना, क्योंकि पेट्रोल हल्का चीज़ के लिए यूज़ होता है। डीज़ल के भरोसे देश चलती है। केरोसिन के भरोसे हवा चलता है। LPG मैनेज हो सकता है। हेवी फ्यूल ऑयल, सर समुद्र बंद हो जाएगा अगर हेवी फ्यूल ऑयल बंद हुआ तो। तो समझना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कुछ हेवी, और वो भी 37,000 गीगावाट आवर पर दिन आपको इतना एनर्जी निकालना है। ये बहुत बड़ा एनर्जी की बात हो रहा है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से। सब लोग फूंक लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कर देंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी नहीं है। हाइब्रिड भले हो जाता है रेडी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी नहीं। तो बोले इलेक्ट्रिक क्यों सस्ता है, हाइब्रिड क्यों महंगा है? बात है कि ग्रिड तो पहली बात रेडी है नहीं, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसीलिए मैं आपको गीगावाट आवर बता रहा हूँ। 30% करने के बाद उतनी एनर्जी ग्रिड में नहीं है एक्सेस की, आप डाल दो और कोई फर्क नहीं पड़े। सारे ग्रिड कोलैप्स कर जाएंगे, किसी भी दुनिया का, किसी भी प्लेनेट पे कहीं पे भी लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी आबादी, अच्छा आज ये लोग किए तो धीरे धीरे वहां सॉल्व किए, फिर उन्हें
कोई भी टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्री का आप देखिए, सबका कोलैप्स कर जाएगा। टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्री में देखिए, आउटपुट वही होगा कि अगर उतनों को आप दे दिए कि भैया तुम्हारा जितना पेट्रोल कंजम्पशन है सबको हम इलेक्ट्रिक, सिर्फ पेट्रोल, डीजल उजल पे हाथ भी मत लगाइए, सिर्फ पेट्रोल कीजिए, ग्रिड बैठ जाएगा, किसी का सबका वही होगा। तो कॉन्टेस्ट एक ग्रिड तो रेडी है नहीं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी अभी पकने में टाइम लगेगा। हम लोग 100 साल से पकाए हैं कंबस्चन इंजन को, इलेक्ट्रिक वहां अभी नहीं पहुंचा है। और रहा बात तो इलेक्ट्रिक क्यों सस्ता है, लगता है लोगों को कि भैया वो सस्ता है, वो बात है सब्सिडी है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि चाइना में बहुत इलेक्ट्रिक हुआ, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। वो जबरदस्ती का इतना सब्सिडी उस पर पोते हैं कि मतलब देश में इन्फ्लेशन ले आए, इतना सब्सिडी उस पर पोते हैं, जिसको ये लोग क्लेम किए थे न्यू एनर्जी व्हीकल नेव सीरीज में, और इतना ज्यादा उस पर पैसा दिया, और इंडिया वही कर रहा है। ये बाय द वे सिर्फ मैं आपको फेडरल बता रहा हूं, 10,000 करोड़ 3 साल के अंदर जलाए हैं, 10,000 करोड़, और वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग चीज करता रहता है। अगर मैं ये सारे सब्सिडीज हटाऊं पूरी दुनिया से, अगले दिन कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी पे हाथ नहीं लगा सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये जैसे हम महिंद्रा वाला 75 यूनिट की बैटरी है, किलोवाट आवर, भैया इतना कहां से फूक रहे हो। देखिए टेस्ला जब बिना सब्सिडी के चल रहे थे शुरू शुरू में, जब एकदम एक्चुअली पाइनियरिंग कर रहे थे, 33 यूनिट का बैटरी, भैया उतने में खुश रहो, नहीं डाल सकते, मतलब डालने का डाल सकते, बस कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो समझना बहुत जरूरी है। और मैं एकदम क्लियर हूं, हैवी इंडस्ट्री के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप, मैं इसी बोल रहा, पेट्रोल आप भले कर सकते हो, पेट्रोल यूजलेस चीज है, वो छोटे मोटे चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कर सकते हैं। बड़ा चीज ट्रक में अगर आप इलेक्ट्रिक किया, पहली बात तो आपके सारे रोड टूट जाएंगे, दूसरी बात सारे ब्रिज उड़ जाएंगे, ट्रक बहुत भारी हो जाएगा। क्योंकि जैसे अगर आप 60 टन का पेलोड, ठीक है, मैं 60 टन की लोडिंग कर रहा हूं, 60 टन का ट्रक नहीं हो सकता ना कि भैया 120 टन आप थोड़े ले जा सकते हो। पेट्रोल डीजल में वो आप आराम से मैनेज कर सकते हो, भैया आपका 12 टन का ट्रक है, उसमें आप 60 टन तक लोड कर सकते हो, ओवरलोड होगा लेकिन आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक में नहीं होगा सर, बैटरी ही उतना भारी होगा। तो ये बहुत सीरियस दिक्कत होता है कि जो हम लोग को इलेक्ट्रिक का डिल्यूजन दिया है, और आप लोग बोलेंगे अच्छा तो 10,000 करोड़ कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है ना सर, पेट्रोल पे टैक्स लगाया जा रहा है। सोचिए कि क्रूड ऑयल का दाम घटता है, हमारा दाम क्यों नहीं घटता, वो सारा उसी पे खा जाते हैं। और ये पैसा का होता क्या, सिर्फ चाइना को दे देते हैं, भैया बैटरी दो बड़ा बड़ा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि, और कोई डिस्कशन भी नहीं है कि हम ट्रक्स कैसे चलाएंगे, ट्रक्स को तो कोई छू भी नहीं रहा है। क्योंकि अभी जैसे बोला वॉल्वो एक तो छोटा सा वो ये कंटेनर शिप का इधर के लिए 800 यूनिट की बैटरी, सर 800 यूनिट का बैटरी, और उसके लिए चार्जर्स की जो बात हो रहा है वो ये मेगावाट चार्जर है, बड़े वाले मेगावाट, 3 मेगावाट का। सर 5 मेगावाट का चार्जर अगर ये लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मर चाहिए, और ये 11 किलो वोल्ट पे नहीं चलता है, ये चलता है 33 या 133। कहां से लाइएगा सर, मतलब कोई डिस्कशन ही, बस मुंह खोल के लूज मोशन कर दे रहे हैं सब लोग कि अरे हम ये कर देंगे, 1200 यूनिट की बैटरी डाल देंगे। सर 1200 यूनिट का बैटरी अगर मैं सब्सिडी हटा दूं ना उस पर, पहली बात तो चाइना से ला भी नहीं पाओगे, यहां ला के बेचना, लोगों को बर्बाद करना, वो तो छोड़ ही दो, आप ला भी नहीं पाओगे। और ये सब का दाम मैं एकदम क्लियर करता हूं, किसी भी देश का, मर्सिडीज का लीजिए, BMW का लीजिए, टाटा का लीजिए, किसी का भी लीजिए, अपना समझ के लीजिए, किसी भी देश में लीजिए, सारे ट्रक्स को अगर आप करते हैं, क्योंकि उसमें कोई सब्सिडी नहीं दे रहा है, उस पेट्रोल में हाई तबाह हो रहा है, अगर वैसा किए देश अगले दिन भूखे मर जाएगा। ट्रक्स का दाम नहीं बढ़ाया जा सकता, ट्रक्स ऑलरेडी बहुत थिन प्रॉफिट मार्जिन पर चलते हैं, आप ट्रक का दाम बढ़ा दोगे, बोले तेल से क्या फर्क पड़ता है अगर कैपिटल में ही आप लूट जाए, कैपिटल लोन ही इतना बड़ा उठाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भरते भरते ही आप बर्बाद हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, और ट्रक्स उतना लंबा चलेगा नहीं। समझना बहुत जरूरी है कि हैवी इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, और जिससे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है उसको छू भी नहीं रहे हैं, और बोल रहे हैं ये बिना सब्सिडी के डिस्कशन होना ही नहीं है। और सबसे बड़ा फिजिक्स का प्रॉब्लम है कि बैटरी हल्का नहीं होता है। जैसे कि अगर आप ट्रक लेते हैं, ट्रक में आराम से आप 1 टन फ्यूल डालेंगे, यानी कि लगभग 1100 लीटर के आसपास आप डालेंगे, वो धीरे धीरे घटते चला जाएगा। अब बोलेंगे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, भैया वो एक गाड़ी का वजन हल्का करते जा रहे हो, वो फर्क पड़ता है, और ओवर टाइम, मतलब कि आप पूरा काफिला चला रहे, फर्क पड़ता है। तो इसीलिए, और हमें पता है ये काफी लोग बैटरी बेटर हो जाएगी, इसलिए हमें पता है केमिस्ट्री का लिमिट क्या है। जैसे E=mc² से आप पता लगा सकते हो कि मैटर और एंटी मैटर रिएक्शन में क्या आउटपुट होगा, केमिस्ट्री में भी हमें पता है कि लिथियम आयन यहां तक एनर्जी दे सकता है, तो हम लोग कहाँ हैं, यहाँ है। इसीलिए जब भी आप विकिपीडिया सब में देखिएगा, किसी भी केमिस्ट्री का बुक में देखिए, लिथियम आयन का जो मेजर केमिस्ट्रीज है, कोई नया केमिस्ट्री आता है तो बात अलग है, लेकिन चांसेस नहीं है कुछ ज्यादा बदलेगा। इसीलिए आप देखिए लिथियम, इससे हम लोग स्टार्ट किए थे, निकल कोबाल्ट, ये सबसे हम लोग गाड़ी खोले थे, हाई एनर्जी डेंसिटी। क्यों, पीरियोडिक टेबल में सारी चीज को टेस्ट किए, ये सब सबसे ज्यादा दिए, अब क्यों छोड़ रहे हैं सबको, क्योंकि इसमें आग लग जाता है। तो सबको छोड़ के हम लोग किसमें, लिथियम आयरन फॉस्फेट में। लिथियम आयरन फॉस्फेट क्या था, एनर्जी यहाँ थी, निकल कोबाल्ट वाले में घट गए। फिर अभी क्या बात हो रहा है, सोडियम कर रहे हैं, सोडियम का देखिए क्या है, और घट गया एनर्जी। इसीलिए आपको कोई मूर्ख बनाना चाहता है, आप मूर्ख बनना चाहते हो तो बन लो, लेकिन हमें पता है कि केमिस्ट्री कहां तक जाएगा। तो हम लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब बैटरी पहले था, अब कैसे इंप्रूव हो गया। पैकिंग, पहले पैक नहीं कर पाते थे,
केमिस्ट्री मतलब स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में, पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग सुधार रहे हैं। इसीलिए ब्लेड बैटरी जो BYD बनाया है वो पैक कर पाता है कि भैया इलेक्ट्रोलाइट्स अभी भी उतना ही पावर देता है जितना पहले था। बस इलेक्ट्रोलाइट्स को पैक कैसे कर रहे हैं, उसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, उसमें BMS कैसे कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अरे कल को बैटरी ना 10,000 गुना बेटर हो जाएगा, नहीं होगा सर। एट बेस्ट 3x जो आज आप ले रहे हो उससे ऊपर जा सकते हो, वो भी बहुत मैं ऑप्टिमिस्टिकली बता रहा हूँ। और एक थोड़ा दूसरी बात भी है कि बहुत हाई एनर्जी केमिस्ट्री अगर आप लेते हो तो बूम का भी चांसेस बढ़ते जाता है। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि हवा में उड़ रहे हैं सब लोग जो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक रियल नहीं है। इसीलिए मैं बोला पेट्रोल भी नहीं घट रहा है, डीजल भी नहीं घट रहा है, डीजल का तो बात भी नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे सब का इन्फ्लेशन, चाइना में जो पागल जैसा इन्फ्लेशन आया तो इसी से आया था, पागल जैसा पैसा जलाए हैं। 10,000 करोड़ सर, वो बिलियन डॉलर्स के आसपास आप चले जा रहे हो। बाय द वे उससे ज्यादा हो रहा है, मैं कैलकुलेट भी नहीं करना चाहता, बीपी हाई हो जाएगा। 3 साल में इतना जलाए हैं, इस आगे पीछे और भी है, और प्लान का भी बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कर ही नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था हाइब्रिड कर सकते थे। छोटे बैटरी में गाड़ी, पहले बता पेट्रोल का माइलेज बेटर हो जाता। और जो लोग हल्ला करते हैं हमको 700 किलोमीटर चाहिए, नहीं चाहिए सर आपको। 80% ह्यूमैनिटी को नहीं चाहिए 100 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज। आप उसे बस डेली चार्ज करो, डेली चलाओ। जिस दिन भूल गए चार्ज करना, पेट्रोल पे चलाओ। जिस दिन लॉन्ग रेंज जाना है, पेट्रोल पे चलाओ। और पेट्रोल आपका घट जाएगा। कितना घटेगा? ऑलमोस्ट 80% आप घटा सकते हो। डीजल में अगर ऐसा करते हो, मतलब हैवी व्हीकल्स में एटलीस्ट 10 to 20% तो तुरंत घटा सकते हैं। उससे कितना फर्क पड़ेगा? ऑलमोस्ट आपका रोड का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक करेंगे, मरो। उसके बाद बोलो कि भैया खाना क्यों महंगा हो रहा है। 10,000 करोड़ जलाया गया 3 साल में, भूतकाल की मैं बात कर रहा हूं। अब फिर बात करते हैं जो लोग और फूक लेते हैं, हाइड्रोजन और अमोनिया का। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन हम लोग बहुत पहले से फूक रहे हैं। सबसे पहली बार हाइड्रोजन पे इंजन जो बनाया गया था वो ऐसा था, बोले ये कैसा इंजन है, वही बोला बहुत पहले से हम लोग फूक रहे हैं। 1807, ये ठंडे दिमाग से सुनिए, 18 है नंबर में। 1807 से हम लोग बोले फर्स्ट इंजन बनाया गया था। और बहुत हम लोग उसमें मेहनत भी किया, मतलब पैसा पानी की तरफ बहाया गया। अपोलो में डाला गया था, स्पेस शटल में डाला गया था। तो रहा बात कि अगर इतना पहले से कर रहे हैं, क्योंकि कंबस्शन इंजन जिसे आप और हम जानते हैं वो 1900 का प्रोडक्ट है, ये 1800 से चल रहा है। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट यह है कि लॉ ऑफ फिजिक्स में अपर लिमिट है। जैसे बोले ना E=mc² आपको बता देता है इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। वैसे हमें फिजिक्स में पता है कि आपका हाइड्रोजन पे आप ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन भी आप लेते हैं, बेस्ट जो कि बोले ना यूज किया है, उसमें आपको 8 मेगाजूल पर लीटर मिलता है। वो यूजलेस है, वो यूजलेस है कंपेयर टू नॉर्मल डीजल जो 30 से ऊपर चलता है। और डीजल इंजन बहुत इफिशिएंट होता है। आपका नॉर्मल डीजल इंजन जो है आपका कमिंस का टाटा सब में यूज होता है या स्कैनिया सब का यूज होता है, ये सब आराम से 190 जी पे एक यूनिट निकाल देते हैं, 190 ग्राम पर यूनिट ऑफ, या 184 तक उतार लेते हैं पर यूनिट पे। वो इतना कन्वर्शन इफिशिएंसी कि आप 100% भी हाइड्रोजन पे इफिशिएंटली रखिए, वो नहीं कंपीट कर सकते, कर ही नहीं सकते, लॉ ऑफ फिजिक्स में नहीं ब्रेक कर सकते। अब रहा बात कि आप फूकना चाहते हैं, बात अलग है। आपको लोग मूर्ख बनाना चाहते हैं, आपको बोल देंगे हाइड्रोजन में 120 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है, जो कि आप स्कूल में कभी गए नहीं हो, कभी पढ़े नहीं हो कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। उसका 1 किलोग्राम, कहाँ से 1 किलोग्राम हाइड्रोजन लाओगे? लिक्विड में भी वायदा 11 लीटर के आसपास लग जाएगा 1 किलोग्राम के लिए। तो मूर्ख बनाने के लिए हम आपको बना सकते हैं। और हर चीज वॉल्यूम में नापा जाता है। कंप्रेस्ड गैस का टैंक लीटर्स में नापा जाता है, डीजल का टैंक लीटर्स में नापा जाता है, प्लेन में किलो लीटर्स में नापा जाता है। तो फिजिक्स हम लोग सब कर चुके हैं, मतलब प्लेन बनाया गया, ट्रेन बनाया गया, गाड़ी बनाई गई, सब बना चुके हैं। सब में घूम फिर के आया कि लॉ ऑफ फिजिक्स आप नहीं चलते। जैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं, आपका जो मान लीजिए 100 यूनिट आप बिजली उठाए ग्रिड से, आपका बहुत 87 आपका गाड़ी को इधर से उधर कर रहा है, बल्ले बल्ले, अति उत्तम। मतलब आप चाहोगे उससे बेटर होना, और वो होने लगा है। मतलब मैं क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा पुराना डेटा है, आजकल वाला 90 छूने लगे हम लोग। वहीं हाइड्रोजन पे करते हैं, मैं बहुत बटर बता रहा हूँ, आप 40 लाएंगे, यानी कि 100 यूनिट में से 60 यूनिट आप वेस्ट कर देंगे। और ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे, टेक्नोलॉजी होगा बेटर होगा, नहीं, लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे आप जितनी बार फेज चेंज करेंगे, जितनी बार पूरा केमिस्ट्री को चेंज करेंगे, लॉस होगा एनर्जी का। ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे, ये ना कभी बदल सकता था, ना कभी बदल सकता है, ना कभी बदलेगा, लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे। और बाय द वे ये इतना खराब नंबर है कि वही बोले, कंटेनर शिप बोलेगा भैया इससे बेटर तो हमारा पेट्रोल इंजन चल रहा है, टू बी फेयर हैवी फ्यूल ऑयल इंजन चल रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है। उसका मतलब होता है कि आपको 3 गुना ज्यादा बिजली बनाना पड़ेगा, तब जाके आप काम कर पाएंगे। और बिजली फ्री और रिन्यूएबल्स कर देंगे। अरे भैया रिन्यूएबल फ्री कब से हो गया है? मतलब आपको सोलर फार्म के लिए जगह तो चाहिए ना, वो 3 गुना आप ज्यादा जगह लाइएगा, 3 गुना ज्यादा आप इन्वर्टर्स लगाइएगा, 3 गुना ज्यादा आप कॉपर लगाइएगा, वही सबका पोल्यूशन से मर जाइएगा।
इसीलिए हाइड्रोजन का कितना बार भी लोग फूके हैं, सब में वही एक ही बार मरते हैं कि भैया हाइड्रोजन करने से मर जाओगे। इंडियन गवर्नमेंट भी अब धीरे-धीरे सीख रहा है कि अच्छा लोग को कितना बार मारेंगे एक ही हाइड्रोजन से। जैसे थैंकफुली मैं कहूँगा एट लीस्ट मैंने पायलट्स लोगों को देखा है कि जो पढ़े लिखे हैं कि नहीं सर, जितना हम लोग को एनर्जी चाहिए उतना आपके हाइड्रोजन में नहीं है। और शिपिंग में भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे ये अब इस तरह का ग्राफिक्स बना-बना के दिखा रहे हैं लोगों को, सर अगर हम एलएनजी का जो कैरियर है वो एलएनजी थोड़ा बॉयल करके आपका इंजन चलाते हैं, ठीक है बल्ले-बल्ले। एलएनजी मान लिया आपको उतना 1x का आपका वॉल्यूम खा रहा है। अमोनिया आप करते हैं 1.9x होता है, पैकिंग थोड़ी सी बेटर होती है लेकिन आपका लॉस होने लगा 0.9, मतलब ऑलमोस्ट डबल साइज हो गया आपका। हाइड्रोजन आता है 2.5x हो जाता है। सर आपका शिप में पेलोड से ज्यादा बड़ा आपका ये हो जाएगा फ्यूल टैंक। इसीलिए ये नहीं कर सकते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स में नहीं कर सकते, ये ना कभी बदलता था ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। और ये राउंड ट्रिप इफिशिएंसी के चलते इसीलिए ये सबसे हटा दिया गया कि भैया स्पेस शटल में जब आप डाले और ओरायन कैप्सूल में जब दोबारा बनाया हुआ, तो ओरायन कैप्सूल में क्या है, सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या बनाता है, बिजली। बिजली को स्टोर करना है, ठीक है। आप बिजली स्टोर करो फिर यूज करो और पता चला उसका 60% वेस्ट हो जाएगा, पेनल्टी क्या पड़ेगा आपको, ज्यादा बड़ा सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, वजन बढ़ जाएगा। आप मूर्ख हैं तो शांति से बैटरी लगा दिए। इसीलिए अब स्पेस प्रोग्राम सब में आपको कहीं हाइड्रोजन फ्यूल सेल नहीं यूज होता है। ये हम लोग कर चुके हैं। ओह बाय द वे, अमोनिया का जो लोग फूक लेते हैं, सर हाइड्रोजन में आप मर रहे हो, ठीक है, राउंड ट्रिप लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं छेड़ सकते हैं। हाइड्रोजन फीड स्टॉक होता है अमोनिया का, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज्यादा बिजली बर्न करोगे तब जाके अमोनिया से थोड़ा काम निकाल सकते हो। और अमोनिया आप सिर्फ लोग इसलिए करना चाहते हैं कि वो स्टोरेज थोड़ा आसान कर देता है हाइड्रोजन का। हाँ बस टॉक्सिक भी बन जाता है बट लाइक हु केयर्स अबाउट फिजिक्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हमसे लोग लड़ेंगे कि अच्छा उनको नहीं पता, इसलिए सर उनको पता है इसीलिए तो तुम्हें लूट रहे हैं। उनको पता है कि भैया वो बैटरी का ट्रेन अगर बनाने का बात करते हैं तो उनको फिक्स दाम पे मिल लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है फिक्स दाम में प्रॉफिट नहीं होगा। हाइड्रोजन पे कितनों चार्ज कर लेंगे, देना तो पड़ेगा ना। मतलब जितने दाम में वैप 12 का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आता है उतने दाम में टॉय ट्रेन आएगा शिमला के लिए। तो इसलिए सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन हाइड्रोजन है, आप तो मरोगे। तो समझना बहुत जरूरी है। ये जो लोग साइंस पढ़े हैं सबको पता है, हिस्ट्री पढ़े हैं सबको पता है, बस आपको नहीं पता है। इसलिए किसी भी सोर्स में चेक कीजिए, किसी भी केमिस्ट्री बुक में चेक कीजिए, लैब में भी टेस्ट कर लीजिए। ये 8 मेगाजूल पर लीटर कुछ नहीं। और बाय द वे कंप्रेस्ड वाला 4 आता है। 4 मेगाजूल में आप क्या कर लीजिएगा। और आप बोलेंगे टोयोटा मरा है, कब से चल रहा था, इसीलिए बैंकरप्ट हो गया। अब बात करते हैं लैंड बेस्ड फ्यूल का, जो अभी इंडिया का मॉडर्न गांजा फूक रहे हैं। कि हेनरी फोर्ड को अगर आप लेते हैं, जिन्होंने मतलब टी मॉडल मतलब गाड़ी को एज ए नॉर्मल थिंग बनाया, और रूडोल्फ डीजल जिनके भरोसे दुनिया चल रही है, ये सब स्टार्ट किए थे बायोफ्यूल से। बोले ऐसा कैसे हो गया। एथेनॉल से बनाया गया था गाड़ी आपका टी मॉडल, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल। उस टाइम में वो फ्लेक्स फ्यूल पर चल रहे थे 1908। इसलिए मैं बोला कि हाइड्रोजन हम लोग बहुत पहले से फूक रहे थे 1908। और आप देखोगे रूडोल्फ डीजल, डीजल इंजन जो हम लोग कहते हैं वो रूडोल्फ डीजल के नाम पे है। डीजल था नहीं पहले, और डीजल फ्यूल उनके उनके मरने के बाद उनके डीजल को नाम दिया गया है। तो वो पीनट ऑयल पे जाओ, वेजिटेबल ऑयल। इसीलिए आप चाहें तो सरसों का तेल से भी आप डीजल चला सकते हैं। वो कंप्रेशन बेस्ड सिस्टम है, वो डिजाइन किया गया था उसी के लिए। और आपको पेट्रोल और डीजल में समझना है, डीजल एक्चुअली दुनिया चलाता है और डीजल एक्चुअली ज्यादा इफिशिएंट होता है। इसीलिए आप मार सबसे बेस्ट पेट्रोल इफिशिएंट इंजन ले लीजिए, रोग आके 220 ग्राम्स पे ही वो एक यूनिट निकाल पाएगा। रोग आके मैं एकदम बटर लगा के बता रहा हूँ। विकिपीडिया पे एक पूरा चार्ट है, कंपनी सबका भी चार्ट से आप पढ़ सकते हैं। डीजल इंजन में आइए, वो स्टार्ट होंगे सर आपका अराउंड 190 से, 190 ग्राम में ही वो एक यूनिट बना देते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है, कंप्रेशन रेशियो बढ़िया होता है, इग्निशन का भी टेंशन नहीं है, बल्ले बल्ले चलता है। तो ये स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ कि ठीक है हम मतलब एक हो गया कि एथेनॉल कर लेते हैं, एक का हो गया हम पीनट ऑयल से कर लेते हैं। गाड़ी सही खुली थी। और इसका फायदा होता है ये कार्बन न्यूट्रल होता है, यानी कि आप कार्बन जलाते, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता, नेक्स्ट क्रॉप साइकिल उसको वापस खा लेता, फिर आप जलाते। बस बेसिकली जो हम कर रहे हैं, मतलब आप फसल उगाते हो, फसल खाते हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, फसल फिर वही खाता है। बेसिकली आप सोलर एनर्जी पे चल रहे हो, सेम गाड़ी सब भी सोलर एनर्जी पे चलती। लेकिन दिक्कत यह था कि हमारा डिमांड बहुत बढ़ गया, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद से पॉपुलेशन बूम कर गया और हमारा डिमांड बम बम हो गया। जैसे कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती कि आप प्लेन पे जा रहे हो। अभी इंडिगो पे चल रहे थे, ज़्यादा नहीं सर जी 800 किलोमीटर प्रति घंटे पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग डाइए फिर देखे गूगल किया, भैया प्लेन तो 900 तक जा सकते हैं। सर सस्ते में चला रहे हो आप, 800 में निपटा रहे हो, 900 करो। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा डिमांड बहुत बढ़ गया है, इसीलिए अब ये नहीं कर सकते। मैं एकदम क्लियर, गाड़ी हम लोगों ने हमेशा ऑर्गेनिक पे ही खोला था, अब वो नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉप्स की जगह पे आपको इरिगेशन लैंड चाहिए, वो लिमिटेड है, लैंड फिक्स्ड है। लैंड जो है फिक्स्ड है, ज़्यादा कुछ जगह नहीं है आपके पास, और उसमें आपको फूड भी उगाना है, प्लस लोगों को भी रखना है, प्लस इंडस्ट्री भी रखना है, जगह नहीं है सर।
ये एक सीरियस समस्या है। और जितनी बार लोग इसको फूके हैं, बोल रहे हैं ना, हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, सबका आउटपुट वही होता है कि आपका आउटकम खराब ही आएगा। चाहे आप एनवायरनमेंट को बर्बाद करिए, जैसे ब्राज़ील जैसा करके कि पूरे सारे रिन्यूएबल फॉरेस्ट मतलब ग्रीन फॉरेस्ट को साफ कर दो और बोलो कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इट्स लाइक सर, नहीं हो। और बाय द वे अमेरिका भी ये किया कि कॉर्न लगा के पूरा देश को बर्बाद किया। आउटकम वही आया कि सर पॉल्यूशन ज़्यादा ही हो रहा है। पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि क्रॉप्स नहीं सही हैं, हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्रॉप्स नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और दूसरा राइजिंग इन फूड कॉस्ट। हमको भी पता ही नहीं था कि इंडिया में, किसानों की कंट्री में कैसे लोगों को गांजा फुकाएगा कि अच्छा एथेनॉल हम ना वेस्ट से बनाएंगे। इट्स लाइक सर, अगर वेस्ट से बना सकते हो तो 75 साल से बना रहे होते हैं। नहीं बनाया जा सकता है वेस्ट से। ऐसा नहीं कि मशीन नहीं बनाई सकती या आप बना नहीं सकते, बस बात है कि यील्ड इतना खराब होगा कि आप 100 रुपया लगाइए और 10 रुपये का तेल मिलेगा। ऑब्वियसली आप नहीं कीजिएगा, तो गन्ना ही लगाइएगा। अब फिर सबका दाम बढ़ जाएगा और फिर आप भूखे मार दोगे पब्लिक को, बल्ले बल्ले। ये सबको पता है और इंडिया में लोगों को मूर्ख बनाएगा कि अरे एथेनॉल हम वेस्ट से बना रहे हैं। इसलिए शुगर केन से बना रहे हो सर, काहे चूना लगा रहे हो? ये वही बात, यील्ड देखना होता है। और फिर मार्क 1 जो था, मतलब कि बायोफ्यूल की जब गाड़ी खुली थी, मार्क 1 था क्रॉप्स से। मार्क 2 आया एल्गी का। बीच में अगर आप लोग 90s के टाइम का रिसर्च पेपर देखेंगे, एल्गीज के पीछे लोगों को भूत काटा था। फिर मार्क 3 जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, सीवीड है। क्यों सीवीड है? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए इंडिया का तेल कंजप्शन के लिए, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कई सारे स्टेट खा जाएंगे। मतलब कई सारे नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड उतना आपको खुला नहीं मिलेगा। समुद्र में सर टेंशन मत लो। और बाय द वे लैंड पे आप आते हो तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो समझना बहुत ज़रूरी है। इतना है सर। ये जो ग्रीन एरिया है ये इंडिया का इकोनॉमिक जोन है, मतलब इंडिया को वहाँ पे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सर हाँ, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, बस बोट्स को बता देंगे सर आप इस बोट से मत क्रॉस करो, हमारा फार्म्स है। बहुत इसीलिए बोलते हैं सरफेस एरिया की बात होती है, पानी की बात होती है, सब है सर, टेंशन नहीं लेना। ना पानी का कमी होने वाला है, ना सरफेस एरिया का कमी होने वाला है। एल्गी इसीलिए नहीं चला, एल्गी को फ्रेश वाटर चाहिए। आप बोले ना डेजर्ट में क्यों नहीं कर देते? फ्रेश वाटर कहाँ से लाओगे? 800 लीटर फ्रेश वाटर चाहिए पर लीटर फ्यूल के लिए, लुट जाओगे। कॉन्टेक्स्ट वही है। अच्छा ठीक है, आपको मिल गया ये। कब इसका रिसर्च हुआ था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब्स, एनआरईएल इस पे काम करना शुरू किया था 1978 में। 1978 में क्या हुआ था? ऑयल इम्बार्गो। अमेरिका को थप्पड़ पड़ गया था जोर से, तो उस टाइम उनके पास बुद्धि होती थी, तो उन्होंने बुद्धि लगाया और बोला कि कुछ निकालो। ये प्रोजेक्ट चलाया गया 1978 से 1996 तक। 3000 स्पीसीज ऑफ एल्गी को पकड़ लिए। ये मतलब सॉर्ट कर लिए थे कि सर क्रॉप्स पे जितने लोग गांजा फूक रहे हैं कुछ होना नहीं है, क्रॉप्स पे नहीं कर सकते। ये पता नहीं कैसे लोग क्रॉप पे अभी भी मूर्ख बन रहे हैं, बट लाइक ये सॉर्टेड था। क्रॉप फिजिक्स ही नहीं अलाउ करता है। अगर आपका क्रॉप बन रहा है तो क्रॉप बहुत सारा चीज बना रहा है अपने आप को खड़ा करने के लिए। पानी में एल्गी सिंगल सेल है, इसीलिए एल्गी का लिपिड बहुत हाई रहता है, लिपिड कंटेंट बहुत हाई रहता है। मतलब यूजफुल चीज जिससे आप तुरंत फ्यूल निकालोगे बहुत हाई रहता है। सीवीड सेकंड बेस्ट है, क्रॉप सब बहुत नीचे आता है। तो ये हम लोग को पता था। और बोलेंगे वहाँ बंद क्यों किया प्रोजेक्ट? वो प्रोजेक्ट बंद किए क्योंकि किसी को ओपेक में बुद्धि आ गया कि अगर ये लोग प्रोजेक्ट चालू किए एक्चुअली बनाने लगेंगे। तेल का दाम क्रैश करा दिया गया, तेल का दाम क्रैश हुआ, ये प्रोजेक्ट बंद कर दिए और लोग मर गए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इनका था कि अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल दाम होगा जो फ्यूल है अभी मार्केट में। ये बात हो रही थी 1996 में, दाम ट्रिपल हो चुका है। हर बार लोग एक ही मूर्ख वाला बात बोलते हैं कि इसलिए ये महंगा होगा। इसलिए ऑब्वियसली सोलर पैनल का दाम देखा है 2000 में कितना दाम था सोलर पैनल का पर वाट? सोलर पैनल का। स्मार्टफोन का दाम देखा है कि कितना था? $8,000 में, वो भी 1990s में हम लोग को स्मार्ट ये आता था, क्या बोलते हैं, फोन आता था। मतलब जैसे पता ही नहीं है कि किसी चीज पे मेहनत करोगे, रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट करोगे, स्केल करोगे तब जाके दाम घटेगा, ऐसे नहीं घट जाता है। वो हम लोग बेसिकली जानबूझ के हम लोग अपने आप को मारना चाह रहे हैं और सुसाइड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और रहा बात की अच्छा आप कैसे निकालोगे, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल से बताया आपको बहुत सारी चीज निकालते हैं, इससे भी क्रूड निकलेगा। इसमें एल्गी को अगर आप खोल के देखोगे इट्स जस्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन। जो लोग आप कौन प्रोसेस से बदलेंगे, ये प्रोसेस होता है, स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में ये लोग को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। आप लोग कहेंगे हाइड्रोकेमिस्ट लोग क्या पढ़ाई करते हैं, यही करते हैं, हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन। और इससे आपको गैसेस भी मिल जाएंगे और हाइड्रोचार भी मिल जाएगा जो चारकोल वाला सारा काम कर लेगा, और बायो क्रूड मिलेगा। क्रूड आप वापस जितने रिफाइनरी इंडिया में बनाए हुए हैं वो रशिया का क्रूड के जगह पे अपना क्रूड को संभाल लो सर, टेंशन नहीं, तो आपका मोबिल वोबिल का प्रोडक्शन भी चलता रहेगा। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, लैंड पे अगर लोग आप फ्यूल बनाएंगे आप भूखे मरेंगे क्योंकि खाने का दाम पे बढ़ जाएगा और पर्यावरण भी बर्बाद हो जाएगा, तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे। अब बात करते हैं हकीकत का। तो हकीकत समझना बहुत जरूरी है कि अभी के टाइम में, मैं एकदम क्लियर करता हूं, अभी के टाइम में हमारे पास कोई टूल या आइडिया नहीं है जो हाइड्रोकार्बन हटा सके।
मैं एकदम क्लियर, हाइड्रोकार्बन से आप नहीं लड़ सकते। अगर आप जंबो जेट चाहते हैं, जैसे मतलब मैं आराम से, हाँ भाई इंडिगो में बैठा हूँ, आराम से 800 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा हूँ, अगर वो आप करना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन के सिवा कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है ही नहीं, दूर दूर तक डिस्कशन ही नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं कार्बन न्यूट्रल, क्योंकि वैसे ही हम इंसानियत ग्रो हुई है। आप जो क्रॉप करते हो, खाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, वो वापस प्लांट खाता है, वो सर्किल होता रहता है। बेसिकली आप सोलर पे चल रहे हो, बस पास्ट के सोलर एनर्जी को छोड़ के प्रेजेंट के सोलर एनर्जी पे चलना है। और काफी लोग, अरे उससे समुद्र को नुकसान होगा। तुम पूरे प्लेनेट को जलाने पे हो और समुद्र को नुकसान होगा। और बाय द वे, ये तुम्हारे जो बैटरी सबका भूत काटा हुआ है, सबको जबरदस्ती का बड़ा बड़ा बैटरी बनाने के लिए अभी बात चल रही है कि समुद्र पे सी सरफेस माइनिंग करेंगे, उससे तो बहुत बढ़िया होगा समुद्र का। समझना बहुत जरूरी है कि कुछ आप कार्बन न्यूट्रल बना सकते हैं। और बेटर डिजाइन पोस्ट क्लीनिंग आपको एग्जॉस्ट को भी साफ कर देगा। जैसे अभी मैं इंजन में काम कर रहा हूँ, इंजन में लिटरली आने वाले कुछ साल के अंदर नॉक्स प्रोडक्शन को भी सॉल्व कर देंगे। सॉल्व क्या करूँगा, ऑलरेडी पहले से बहुत बेटर, बस आप लोगों की और एकदम मतलब यूरो 5 यूरो 6 अभी चल रहा है, यूरो 7 का बात हो रहा है, और करें तो कैसे कर देंगे। वो जेट इग्निशन सिस्टम पे काम किया जा रहा है, ताकि मतलब एक छोटा सा प्री कंबस्शन चेम्बर रहेगा पेट्रोल के लिए, उसमें स्पार्क ला के उसमें फ्यूल रिच बूम करेंगे। अब बोलेंगे उससे नॉक्स को क्या लेना देना। नॉक्स दो चीज से बनता है, पहला बहुत हाई टेम्परेचर से, दूसरा ड्वेल टाइम से, यानी कितना टाइम था नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए। अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर निकालते हो, इफिशियंसी बढ़ती है, बल्ले बल्ले पेनल्टी, नॉक्स भी बढ़ जाता है। तो वो पेनल्टी कैसे घटाएं, जेट इग्निशन से, यानी कि इग्नाइट इतना तेज करो, मतलब तुरंत, मतलब स्पार्क प्लग बहुत धीरे धीरे आग फैलाता है, ये तुरंत कर देता है, ड्वेल टाइम घटा देते हैं। यानी कि ड्वेल टाइम अगर आपको मिली सेकंड्स में मिल रहा था नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए, नैनो सेकंड में आप ले आइए कि सर हो गया, सर फ्यूल रिएक्ट कर गया, जल गया, अब वो पुश कर रहा है, आपका नॉक्स इमिशन घट जाता है। इसीलिए इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्चन। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्चन करते हैं, नॉक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि आप डीजल जलाइए उसको एकदम 15:1 का कंप्रेशन डाल के जलाइए, बम बम टेम्परेचर निकालिए, लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्चन आप कर पाते हैं, नॉक्स ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। और बाय द वे, उतना हाई पे कर रहे हैं तो आपको ना तो पार्टिकुलेट मैटर का टेंशन लेना है, ना तो आपको CO कार्बन मोनोऑक्साइड का लेना है। वो तो एकदम तबाह कर देता है, एकदम लाइक बम बम तक निकलता है। तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आपको रोना है कि नहीं नहीं मैं चाहता हूं ना कि प्रदूषण कहीं दूर हो, बस हमें दिखे नहीं, भले पर्यावरण जल जाए, लेकिन मेरा रोड एकदम चकाचौंध साफ रहना चाहिए। इसलिए सर अगर वो करना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आइए। दूसरा भैया, और हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। क्या मैं चाहता हूं कि इससे कोई बेटर हो जाए, क्या बोलते हैं आपका सीधा सीधी इससे हाइड्रोकार्बन से, ऑब्वियसली, बट मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। और उन्होंने न्यूक्लियर कर दिया, तो इसलिए सर न्यूक्लियर बनाना बच्चों को खेलने चाहिए। बच्चे बनाए हुए हैं, मजाक भी नहीं करो, बच्चा बनाया हुआ है, इतना छोटा छोटा न्यूक्लियर आप बना सकते हैं। सैटेलाइट में हम लोग डालते थे, तो क्यों बंद कर दिए। बात है सर, न्यूक्लियर रिएक्टर इतना छोटा बनता है, शील्ड इतनी छोटी नहीं होती है, शील्ड आपका 1.5 मीटर का ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता आप छोटा बनाए या बड़ा बनाए, न्यूट्रॉन रोकना लगभग नामुमकिन है। लोग पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा रुकना है, अरे छोड़ो यार, बीटा है भाई लोड मत लो, एल्युमिनियम फॉइल लगाओ खुश रहो, गामा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेड वुड लगाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं एक्सरे लैब सब में कितना मेहनत करना पड़ता है। न्यूट्रॉन बेटा हम घुसेंगे और जिस चीज से भिड़ेंगे उससे ये निकाल देंगे रेडिएशन। मतलब न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन मेरे अंदर घुसा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि अगर वो किसी भी एटम से टच कर गया, किसी भी एटम के न्यूक्लियाई से भिड़ा, वो वहां से एनर्जी निकाल देगा, इंक्लूडिंग एक्सरेज, हाई और गामा रेजेस। और दूसरा भी एक बात होता है, वो चीजों को रेडियो एक्टिव कर देता है। यानी कि अगर वो पानी से गुजरा, पानी को रेडियो एक्टिव कर देगा, पानी में हाइड्रोजन को रेडियो एक्टिव कर देगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि रिएक्टर बनाना बच्चों खेलने का चीज है। अरे आप बना लो, हम बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12-13 साल का बच्चा बनाया हुआ है, बट बात वही होता है कि बनाने का बना लो, लेकिन सर रेडिएशन नहीं शील्ड कर सकते। और फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन का तो न्यूट्रॉन और हाई एनर्जी है, वो तो एकदम हो सर 1.5 मीटर में आप रोक सर 5 मीटर लगेगा शील्डिंग। जैसे लोग पढ़ते ही नहीं कि आइटर में कोई भी रोबोटिक्स उसका स्टाइल नहीं बदल सकता है, उनको रस्सी का रोबोट बनाना पड़ रहा है ताकि वो कर सके, कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर रहना है रिएक्टर से, रिएक्टर के अंदर इतना रेडिएशन है, वो बंद रिएक्टर में क्यों, न्यूट्रॉन हर चीज में जो घुसेड़े हैं वो वापस रेडिएशन निकाल रहा है। उनको पता ही नहीं है, आइटर में पेपर लिखा हुआ है कि भैया उनको पानी ट्रीट करने के लिए बड़का बिल्डिंग चाहिए ताकि वो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट समस्या ना बने। इसलिए सब बात ऐसे करते हैं, इसलिए पढ़े हो स्कूल में, हम पढ़े हैं भैया क्लास 10 में। तो वही समझना बहुत जरूरी है कि हमें इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस एक्सेप्ट करना होगा। आप अभी का मैं एकदम क्लियर होता, अभी के जो जेट इंजन मार्केट में है, जो हाइड्रोकार्बन चल रहा है, वो नॉक्स को काफी कम कर लिया है। मतलब जीरो नहीं किया, मैं एकदम क्लियर होता, जीरो नहीं हुआ है, लेकिन पहले से बहुत बेटर हो गया है। और
जैसे जैसे हम लोग और इम्प्रूवमेंट के मैं आराम से, जैसे अभी इंजन पे रिसर्च कर रहा हूँ तो पता चला अच्छा ये जो F1 2025 के 26 के सीजन में डाला जाएगा उसमें भी वही जेट इग्निशन डाल रहे हैं ताकि आप पूरा कंप्रेशन दो और नॉक्स का इमिशन कम रखो, ड्वेल टाइम घटाना, बेसिकली ड्वेल टाइम को एकदम जीरो तक ले आओ, वो समस्या सॉल्व कर देगा। और वही है, आपको मैजिकल बुलशिट खोजना है कि भैया हम हाइड्रोजन, भैया ये ग्राफ हर स्कूल बुक में है, नहीं है तो रीप्रिंट करवाइए। भैया मीथेन कहाँ तक आपको ले जाता है, हाइड्रोजन कहाँ ले, भाई ये 120 मेगाजूल पर किलो से कैरी कैसे करोगे, तब देख लिया। और वही आपका A4 आता है आपका 700 बार्स का, 350 में आता है 2.5 भैया बैटरी ही लगा लो। वही डीजल वहाँ पे आता है, जेट प्रोपेलेंट हेट वहाँ आता है, बहुत ऊपर है सर। सबके पास है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, हमसे लड़ेंगे जरूर। और बोल रहे हैं जंबो जेट बना चुके हैं हाइड्रोजन पे, हम लोग सब चीज कर चुके हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि जो इन एक्शन ले रहे हैं, बहुत लोग की नहीं लोड ले रहे हैं कि या तो रोएंगे कि भैया न्यूक्लियर क्यों नहीं कर देते, इसलिए 1950 से कर चुके हैं, नहीं सस्ता है सर, करने के बाद पता चला कि वो सस्ता नहीं है, इसीलिए छोड़ रहे हैं। और हमें बहुत एनर्जी चाहिए, सस्ते में चाहिए। सोलर कर रहा है, सोलर कार्बन न्यूट्रल होने की तरफ चल रहा है, वो कार्बन फुटप्रिंट कम कर लिया है, अब न्यूट्रल होने पे चला। विंड पहुंच रहा है, मतलब हम लोग को दिख रही है ट्रेन, हम लोग सही रास्ते पे चलाएं, विंड पहुंच रहा है। मेरा केस है 5 से 6 साल में वो भी पहुंच जाएगा, या चलो 10 भी लग जाए, और 2-3 और रास्ते पे भी लगे हुए हैं, सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो इन एक्शन पैकेज, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, हमको कोई मैजिक बता दो तो उससे हम लोग सब मारे जाएंगे। और ये जो इग्नोरेंस है, ये चार्ट सबको नहीं अगर पता है, सब लोग मारे जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसमें लॉस क्या होगा, वाइटल टाइम का, समय वापस नहीं आता है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे फूकते रहे नहीं हमको हाइड्रोकार्बन बैन कर देना है, बाय द वे मैं अब सुन रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन वो लॉ हटाएगा कि ये जो फूक रहे थे कि हम हाइड्रोजन बैन कर देंगे, हाइड्रोकार्बन बैन कर देंगे 2050 में, वो शायद अब उसको रिवोक कर रहे हैं कि सर फूक ज्यादा लिए थे। ये है एयरबस एयर A380 जिसमें वो टेस्टिंग के लिए पासपोर्ट इंजन का नाम है पासपोर्ट, वो डाल रहे हैं, उसके लिए लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक डालें। इसलिए सर आपके पास 4 इंजन है, उसमें एक इंजन पे टेस्ट करो ना, ऐसे ही किया जाता है नए इंजन का टेस्टिंग कि 3 नॉर्मल रखते हैं, एक को छेड़ते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें अगर वो डाले हाइड्रोजन टैंक से 1 सेकंड वो स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग इग्निशन में हाइड्रोजन खत्म सर, क्या जाओ क्या हुलुलु कर रहे हो? इतना बड़ा प्लेन में वो छोटा सा इंजन डाल के टेस्ट कर रहे हैं कि वो और कैरी ही नहीं कर सकते। हम लोग करके देख चुके हैं, पता है हमें कि ये नहीं होगा, उनके इंजीनियर्स को भी पता है, बस ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक हाइड्रोजन। तो हकीकत वही है कि जितना आप मूर्ख रहोगे और जितना आप इनएक्शन करोगे, हम सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि समय एक बार खत्म हो गया। और समय खत्म कब होगा, जब फार्मर्स लोग बोलना शुरू कर देंगे सर अब हम लोग मिट्टी पे फसल नहीं लगा पा रहे हैं, पानी बहुत गटक रहा है और तब भी फसल जल जा रहा है। ये जब न्यूज में आने लगेगा, समझ लीजिए कि समय क्रॉस हो गया है, यानी कि हम लोग कैस्केड फेलियर पहुंच गए हैं। कैस्केड फेलियर के बाद तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सीवीड बायोफ्यूल का वर्सेस मैजिकल बुलशिट का। होपफुली आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे क्यों सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।